SMCF चैप्टर नंबर 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। चल अब कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इज, ये हमने पता है ये पिछले एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था। हाँ, जो हमने थर्ड चैप्टर आई थिंक पढ़ा था जिसमें फंक्शनल स्ट्रैटेजी थी, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है बताई थी। एक कॉर्पोरेट होती है जो मेन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, फिर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी जो हर डिपार्टमेंट की होगी, राइट। हर डिपार्टमेंट में एक्चुअली हर बिजनेस यूनिट की, आप जो भी सेगमेंट में काम कर रहे हो। हमने वैसा एग्जांपल देखा था कि अगर हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल, तो मैं मेरी क्लास के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगी वो कॉर्पोरेट। अब मैं क्लास के अंदर CS पढ़ा रही हूँ और लॉ पढ़ा रही हूँ, तो अलग अलग सेगमेंट ऑफ CS एंड लॉ, मेरा दीज आर माई 2 बिजनेस यूनिट्स, राइट। तो इन दोनों के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाऊंगी वो बिजनेस यूनिट की स्ट्रैटेजी हो गई। फिर अंदर अब मान लो लॉ का बारे में सोच रहे हो, तो लॉ का फाइनेंस डिपार्टमेंट एक होएगा जो पैसे ले रहा है, एक होएगा जो टीचिंग का करिकुलम समझा रहा है, एक होएगा जो क्लास की टाइमिंग्स देख रहा है या फंक्शनिंग देख रहा है, वॉट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स फंक्शनल स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज थी, करेक्ट। अब यही 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अभी हम और देख रहे हैं कि अब और क्या होता है क्या नहीं, बस कुछ थोड़ा बहुत बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वही बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंड वील बी मूविंग अहेड। तुम ना इसको एक बार पढ़ना, यहाँ से शुरू करना स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन से। आगे आ जाओ, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाओ। हाँ, फिर पीछे का, हाँ यहाँ से स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन इज़ कि अभी वही जो हमने स्ट्रैटेजी पीछे पढ़ी थी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ना मेन प्रॉब्लम जहाँ पर आती है ना, तो स्ट्रैटेजी बनाना ऑफ कोर्स मुश्किल है कि आप सोचोगे, आप दिमाग लगाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर एक बार अगर स्ट्रैटेजी बन गई तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो मुश्किल होगा ना, कि आपको पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा, फील्ड वर्क देखना पड़ेगा। अब जैसे मान ले हम लोग अगर कोई कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में, और वी आर विद सिटिंग विद द BODs, राइट, प्रॉपर, तो हम हमारी कंपनी के कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि उनको ऐसा काम करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए, राइट। हमने यहाँ बैठ के बना दिया, बट एक्चुअल फील्ड वर्क तो उनको ही पता है जो वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, राइट। तो जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना स्ट्रैटेजीज, तो उस टाइम पर क्या हर्डल्स आते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो सिर्फ उन्हीं को ही पता होती है जो उनको सच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिक हम थोड़ा थोड़ा वहाँ से देख लेंगे। अब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन मार्क। इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच स्ट्रैटेजी इज पुट इन टू एक्शन. Strategy is only means to the end, accomplishment of the organized objectives which have to be activated through implementation. This is because both strategy formulation and strategic implementation process are intervened in real life situation. While strategic formulation is largely an intellectual process, implementation is more of operational nature. Good strategy without implementation is futile for success of an organization. Easy है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे जा जाओ। जो ना, अच्छा पिछले पैराग्राफ, का लास्ट लाइन था, इट इज़ द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट टू इंश्योर, वो वहाँ से मार्क कर लो। वंस द स्ट्रैटेजी हैज़ बीन डिटरमाइंड, इट इज़ द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेड। जॉब ऑफ मैनेजमेंट, वही BOD का काम होगा कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। द मेजर टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट अ फिट बिटवीन कंपनी गोल एंड अदर एक्टिविटीज़। फिट मतलब दोनों आपस में एक तरीके से साथ में हो जाए, राइट। तो कंपनी के गोल और कंपनी की बाकी एक्टिविटीज़ के बीच में हम लोग रिलेशनशिप ला रहे हैं। जनरली 2 टाइप्स ऑफ फिट्स नीड टू बी क्रिएटेड। पहला, फिट्स बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल पॉलिसीज़। फंक्शनल पॉलिसीज़ क्या हुई आपकी, जो फंक्शनल था नीचे स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी आपका डिपार्टमेंट, राइट। तो आपका डिपार्टमेंटल लेवल की आपकी पॉलिसीज़ और आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल मैच होना चाहिए। दूसरा, फिट्स बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड सिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सोचा कि भाई हम ना स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आज के बाद है ना, हम ना इंस्टाग्राम पे जैसे हम वीडियोस नहीं डालते हैं या कुछ, तो आज के बाद हम ऐसा बना रहे हैं कि अभी ना कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालेंगे ताकि हमारा, और वो क्या बोलते हैं इसको, कोलैबोरेशंस, एल्गोरिदम्स अच्छा हो, ठीक है। अभी हमने दिमाग लगाया। अब जब हमने दिमाग लगा लिया, उसके बाद हम सोचेंगे ना यार कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो फिर वहाँ पे कैमरा किस हिसाब से अवेलेबल है, कौन बंदा कब कैमराज यूज़ कर रहा है, अवेलेबल हो जाता है कि नहीं होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, अपलोड कैसे होगा, अगर मार्केटिंग करनी है और वीडियोज़ अपलोड करनी है तो हु विल मॉनिटर की क्या वीडियो अपलोड होनी है क्या नहीं होनी है। तो ये है ना आपकी एक तरीके की हिंड्रेंसेज हैं जो आपको एक तरह से अफेक्ट करती हैं, राइट। तो वेन एवर यू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू सी कि आपकी क्या कंपनी में ऐसा काम होता भी है जो आपको अलाउ करे कि ऐसा काम करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब मान लो ये मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरा कैमरा जयश्री लेकर आती है, तो उसको घर पे भी लेकर जाना है, उसको अपना काम है वहाँ पर,
राइट। तो आई कैन नॉट मेक अ वीडियो, पॉसिबल नहीं है ना फिर। तो आपको अपना स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर पॉलिसी को भी देखो कि क्या डज द पॉलिसी अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी और नॉट। तो यू हैव टू हैव स्ट्रैटेजी का मैचिंग बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द डिपार्टमेंट की पॉलिसीज, दूसरा स्ट्रैटेजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, राइट। ये हुआ। उसके बाद डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग, एक आधी कोई पढ़ लोगे, है ना, सारी तो क्या ही करनी है। सेकेंड वाली ठीक लग रही है मेरे को, छोटी सी भी है। और द वे इन विच अ कंपनी क्रिएट्स द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स दैट अलाउज टू पुट स्ट्रैटेजी प्लान इनटू ऑपरेशन, ठीक है, डन है। फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, दोबारा वही आ गया, सिर्फ इसमें सेकेंड लाइन देख लो, फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स कंसेप्चुअल स्किल्स, ये सेम है ना, और इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स वही ऑपरेशनल स्किल्स वाला सारा हायरार्की के हिसाब से। तो 3 लाइन मार्क कर लो इसकी, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन से लेकर फिफ्थ लाइन, फोर्थ लाइन तक, 3 4 फिफ्थ लाइन तक, फोर्थ लाइन कैसे हो सकती है, ठीक है। प्रमोट्स ऑल हायरार्की लेवल्स तक, आया समझ, क्लैरिटी। अब उसके बाद मेन तुम्हें देखना है फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। व्हाट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज? सी अंडरस्टैंड, एक होता है कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई और आप आगे देख रहे हो कि मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, कि भाई मैंने ये प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, मैंने सोच लिया, मैंने दिमाग लगाया कि मैं ये ऐसे काम करूँगी या उस तरीके से काम करूँगी, राइट। आई मेक अ स्ट्रैटेजी कि तुम्हारा अभी हर संडे तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजाइज कर लिया कि तुम्हारा वीकली एक टेस्ट होगा, पर मेरे को क्लास में ख़राब नहीं करना, तो यू हैव टेस्ट ऑन संडेज, डन है। तो मैंने ये बना लिया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब मैं तुम्हें मना रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि भाई ऐसे ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड लिंकेज, पहले आप स्ट्रैटेजी बनाते हो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, एक ये तरीका है। अब दूसरा होता है बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज इन द सेंस क्या हुआ कि यार तुम्हें ना पता है कि ये चीज़ अगर मैंने सोच भी लिया तो भी नहीं हो पाएगा, मुझे पता है तुम लोग संडे को क्लास नहीं आओगे, राइट। तो मैं बोलूँ कि नहीं संडे को तुम्हारा टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन पेपर, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि आई नो कि आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस। सो व्हेन यू लुक इनटू इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट एंड देन द स्ट्रैटेजी, कि भाई संडे को तो नहीं हो सकता और कुछ बनाती हूँ मैं प्लान। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले क्राइटेरिया पे अगर पहले ध्यान दे रहे हो तो बैकवर्ड लिंकेज हुआ, और अगर पहले स्ट्रैटेजी पे ध्यान दे रहे हो फिर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे रहे हो तो फॉरवर्ड लिंकेज हुआ। प्लानिंग फिर इम्प्लीमेंटेशन, फॉरवर्ड लिंकेज, इम्प्लीमेंटेशन फिर प्लानिंग, फिर बैकवर्ड लिंकेज। आया पॉइंट समझ? इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इजी सी चीज़ थी वो, लेकिन मैंने ऐसे कि पता नहीं क्या ही होगा, इतना इंटेलेक्चुअल। इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद प्लानिंग होगी तो बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगी फॉरवर्ड होगा ना। फिर वैसे फॉरवर्ड हमेशा हम फ्यूचर के लिए वो करते हैं ना, मतलब लाइक दोनों देख, स्ट्रैटेजी अगर तू बना रही है तो वो होगी फ्यूचर की ही, क्योंकि कल के लिए बनाएगी ना तो स्ट्रैटेजी हमेशा। पर वो बना कैसे रही है ना, उसमें हम देखते हैं कि अगर तू ऐसे बना रही है कि तूने बना लिया प्लान, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करा लूँगी कैसे भी, तो फिर वो फॉरवर्ड हुआ। प्लान बनाने के बाद इम्प्लीमेंट करने का ध्यान दिया। पर अगर तेरे को पता है कि तूने अब ये बैकवर्ड लिंकेज तब आता है यूजुअली जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे अगर मेरी पहली क्लास होएगी तो मैं सोचूंगी कि हाँ संडे को टेस्ट रख लेते हैं, पर अब मेरे को पता लग गया एक बैच के बाद कि संडे को बच्चा टेस्ट देने का नहीं आता है, तो अब मेरा बैकवर्ड लिंकेज शुरू हो जाएगा कि मुझे पता है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है या इसमें प्रॉब्लम आएगी कल। अब मैं तुम्हारी क्लास रख दूँ रोज़ 6 बजे, तो तुम एक हफ्ता तो आ जाओगे, उसके बाद कोई बच्चा नहीं आएगा, कभी नींद आ रही है, कभी उठा नहीं गया, कुछ भी हो जाएगा, राइट, तो नहीं आओगे, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही नहीं करूँगी। Backward linkage is usually after experiences and because you know the problems with implementing it, right? चलो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्टिंग फैक्टर्स।
तो ये कुछ नहीं है, ज़्यादा फैक्टर्स दैट हेल्प टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। अगर एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी, पॉइंट वाइज सिर्फ ये देख लो। पहला एक्शन प्लानिंग। एक्शन प्लानिंग मतलब स्टेप वाइज प्लान करो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे लिख लो भले स्टेप वाइज प्लान, ठीक है। एक एक स्टेप के हिसाब से आप प्लान करना शुरू करते हो, बढ़िया चलेगा। बाकी क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं क्या क्या करूँगी ताकि मेरा प्लान इम्प्लीमेंट हो पाए। डन। नेक्स्ट तुम्हारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब वही जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर हमारे कंपनी में काम कैसा होता है उस हिसाब से। इफ़ आई टेल यू कि जैसे कि हाँ, जैसे कि अगर मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पे जो काम होता है ना बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर मैंने टेस्ट रखना है, मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें मंडे से लेकर संडे के बीच में कोई भी दिन आके इस चैप्टर का टेस्ट दे दो, राइट। हमारे यहाँ पे उस हिसाब से काम होता है, वी आर फ्लेक्सिबल इनफ। तो ये क्या हुआ, मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तुम्हें अलाउ करता है तुम अपना टाइम देखकर अपने वाले काम सारे कर सकते हो, राइट। पर अगर ऐसा ना हो कि नहीं नहीं ये दिन पर 3 बजे आओगे तो टेस्ट देने मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे नहीं जाएगा और फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन कर दूंगी कि ये टेस्ट देने नहीं आता, राइट। तो ये अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हुआ। तो व्हाट सूट्स द बेस्ट, उसी हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं ना तो फिर हमारा बेटर हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। जब मैंने प्लान किया कि मेरे को वीकली टेस्ट लेना है और मैं मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखूं कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है तो मैं ये स्ट्रैटेजी बना पाऊंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे या तो फिर वो कैमरा वाला जो एग्जांपल लिया हमने कि भाई यहाँ पर टीचर्स को कैमरा एक्सेस करने नहीं मिलता तो फिर वो लोग एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं बना सकते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड रखती हूँ, मैं अपने घर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सब कुछ लोगों को नहीं बांटती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर है। तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी बनेगी ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही बनेगी। अलग बना दिया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या चीज़ें, ये पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स विच हेल्प टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी ना। तो पहला एक्शन प्लानिंग करो कि एक एक स्ट्रैटेजी भी बना दिया, अब इम्प्लीमेंट करते टाइम एक्शन वाइज एक एक स्टेप को करते जाओ। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करोगे तो आपका बेटर प्लानिंग बन जाएगा। अगला, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अब नथिंग बट द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यू हैव। उसके अलावा हम ये बोलते हैं कि जैसे कि उनको ह्यूमन रिसोर्स को एनकरेज रखना पड़ेगा तो आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो पाएगी प्रॉपरली। ह्यूमन रिसोर्स को हम एनकरेज कैसे रख सकते हैं, उनको प्रॉपर कंसिडरेशंस, प्रॉपर इंसेंटिव्स और ये सब देकर, राइट। तो दैट इज़ इट। तो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स थ्रू फ्रेमिंग स्ट्रैटेजी प्लान प्लेज अ वाइटल रोल इन सक्सेसफुल implementation. Strategists realize that human resource issues really a two-part story. Consideration of the human resource requires the management to think about organization's communication needs. Further, managers successful at implementation are aware of the effects each new strategy will have on their human resource needs. तो human resource needs यानी कि उनका consideration. दूसरा, consideration of human resource requires the management to think about organization's communication needs. इसका मतलब क्या हुआ कि human resource अगर better होगा तो हम organization के ऊपर भी ध्यान रख पाएंगे, right? तो it is a two-way process. टू पाथ स्टोरी जो लिखा है ना, ये टू वे प्रोसेस ही है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करना है तो उनके साथ हमको अच्छा करना पड़ेगा। आया। नेक्स्ट है एनुअल बिजनेस प्लान। एनुअल बिजनेस प्लान इज नथिंग बट द फाइनेंशियल्स, जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिजनेस प्लान, कि आपका क्या कमिटमेंट होगा। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है और वो इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी तो लगेंगे ना, राइट। तो उसमें आपका क्या प्लान है, आप वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से इकट्ठे करके लाओगे, हाउ विल यू मैनेज द फंड्स। तो यही है, ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेसफुल एट इम्प्लीमेंटेशन आर वेल अवेयर ऑफ देयर नीड्स टू फंड देयर इंटेंडेड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो दे थिंक अबाउट नेसेसरी फाइनेंशियल कमिटमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग अप देयर कमिटमेंट्स टू स्ट्रैटेजिक प्लान्स। कंपनीज मोनेटाइज देयर स्ट्रैटेजी। हम मोनेटाइज करते हैं कि भाई क्या कहाँ कैसे किधर होगा, सब कुछ ध्यान में रखते हैं। That way they link their strategic plan to their annual business plan, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये तो सबको पता ही है कि आपने कोई भी स्ट्रैटेजी बना ली अगर तो वो तब तक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक उसको आप रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते। डन है यहाँ तक। यहाँ तक कुछ ऐसा डाउट है? उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये पॉइंट्स वो हैं जो कहते हैं कि मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान इज जस्टिफाइड फॉर द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कि ये नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि वाई इज़ मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट। ये सिर्फ मॉनिटरिंग को ध्यान रखते हैं।
ठीक है। अब मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है कि टू अश्योर कि ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स कंफर्म कर रहे हैं टू प्लान, जो आपके काम जो आप कर रहे हो वो आपका प्लान अचीव करने में मदद कर रही हैं। ऐसे ही आप काम करे जा रहे हो, उससे प्लान का कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा। तो दी एफर्ट्स कंफर्म टू द प्लान, इट enables the organization to ensure that results achieved correspond to quantified objectives. क्वान्टिफाइड इज कि बस सिर्फ खुश खुश हो रहा है, पैसा कुछ आ नहीं रहा था तो भी तो नहीं चलेगा ना। अब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तुम मुझसे खुश हो कि हाँ वेरी गुड, थैंक यू मैम, पर मुझे अगर आगे बिजनेस करना है तो आई ऑल्सो वॉन्ट फंड्स विच इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, राइट। तुम ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, सिर्फ वेरी गुड मैं तुम्हें आगे भी रिकमेंड करूँगा, सिर्फ नहीं चलेगा, यू वांट फंड्स। तो यही है, जो भी रिजल्ट्स तुम अचीव कर रहे हो दे करस्पॉन्ड टू द क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर मॉनिटरिंग अलाउज करेक्टिव एक्शन, कुछ गलत हुआ तो कंट्रोल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सिंस मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, इट एनकरेजेस इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोल हो रहा है तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। और मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स द एसेंशियल लिंक बिटवीन रिटन प्लान्स एंड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपको एक प्रॉपर लिंक बन जाता है कि भाई आपका रोज का काम और मेन प्लान के ऊपर सब कुछ साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डन यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारा टू सेट फर्दर एरिया तो चलेगा, ये जाने दो। हाँ, इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो फेस करोगे ही, राइट। तो पहला प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नथिंग बट कि वो जो तुम्हें मैं कह रही थी ना कि प्लान बनाने वाले बोर्ड रूम में बैठे हैं पर प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले फील्ड पर हैं। उनको तुम पूछोगे नहीं जब तक, तब तक तुम्हारा अच्छा प्लान नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हें कमरे में बैठकर बाहर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो नहीं पता। दैट इज़ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट इज़ अ हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर विच टाइम शेड्यूल एंड स्पेसिफिक कॉज आर डिटरमाइंड इन एडवांस. Projects create all necessary conditions and facilities required for the strategic implementation. The discipline of project management. तुम यहाँ पे लिख लो क्या है ये फालतू में, यहाँ पे लिख लो people framing the strategy are people framing the strategy are in a boardroom different from the people implementing the strategy. Full stop. The people who are assigned jobs at the actual field are the ones who know reality of the situation. चलेगा? ठीक है, ABCDE सब कट कर दो, यही है जो पैराग्राफ है बस. People who are assigned jobs at the actual field are one who know the reality. हाँ, इसका मतलब हुआ क्या कि मतलब जो बंदा सच में वहाँ पर फील्ड पे काम कर रहा है उसको सिचुएशन की रियलिटी पता है. तुम तो कमरे में बैठ के अगर बात कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता ना कि प्रॉब्लम क्या है. मतलब ये भी तुम्हारा इतना है, बाकी तुम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई इसीलिए उनको वहाँ पे साथ में लेकर आना पड़ेगा ऐसे प्रॉपर. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज कि कोई चीज़ को सच में जब तुम इम्प्लीमेंट करते हो तब क्या होगा, राइट. तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो डिसाइड कर रहे हैं बोर्ड रूम में बैठकर, पर इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता है वो लोग को जो प्रोजेक्ट को सच में इम्प्लीमेंट करें. तो देयर शुड बी एन इंटीग्रेशन बिटवीन द टू, या ये वो, राइट. ABCD यू कैन ईजिली कट, ना लिखने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है. उसके बाद तुम्हारा प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर लीगल एंड अदर कंप्लायंसेस लिख लो. ठीक है, जब भी तुम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें लीगल और अदर कंप्लायंसेस भी है ना जो ध्यान में रखने पड़ेंगे, और देर आर द वंस विच क्रिएट प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये सारे ना वैसे ही ध्यान रखना, अंदर पढ़ना कुछ भी मत भले, लिख सकते हैं ना इतना तो हमारा दिमाग चली जाएगा, राइट. उसके बाद तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजीज.
ये अगेन वही वाला कैमरा घुमरा ये वो, तो स्ट्रक्चर या फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन, वही स्कैर्स रिसोर्सेज हैं। अगर मान ले तुमने 2 स्ट्रैटेजीज बनाई कि भाई ऐसा चाहती हूँ मैं कि अगर मैं ना कम से कम 2-2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दूँ, 2 लाख रुपया अपने लॉ वाले बैच में और 2 लाख रुपया अपना CS वाले बैच में, तो मेरा बढ़िया हो जाएगा। वो 2 लाख में प्रॉपर मार्केटिंग में, थोड़ा बेटर क्लास करने में, अच्छा यूट्यूब पे बेटर वीडियोस डालने के लिए या एक बंदा अपॉइंट करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, राइट। पर मेरे पास इस वक्त 2 ही लाख रुपए हैं, तो वो 2 लाख में मैं या तो एक जगह पैसा डाल दूंगी या दूसरी जगह डाल दूंगी, और अगर मैंने 1-1 लाख करके डाले तो दोनों की काम पूरे नहीं होंगे, ये भी प्रॉब्लम है। तो आपके रिसोर्सेज स्कैर होते हैं। जब रिसोर्स स्कैर होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको ने स्ट्रैटेजी सोची जहाँ पर बोला कि 2 लाख रुपए लग के तो भाई बढ़िया हो जाएगा, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 लाख तो चाहिए ना, वो तो नहीं है ना तुम्हारे पास। तो वही प्रॉब्लम है रिसोर्स एलोकेशन, कि जब तुम रिसोर्स को एलोकेट कहाँ कहाँ करने हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। उसके बाद फंक्शनल पॉलिसीज़, फंक्शनल यानी कि वो डिपार्टमेंटल, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। हर जगह पर हर एक डिपार्टमेंट ने अलग सोचा हुआ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सोचता है कि हमें ऐसा चाहिए कि भाई कम से कम टैक्सेस हो और एक्सपेंसेस कम से कम हो, राइट। बट मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचता है कि नहीं, जब तक आप खर्चा नहीं करोगे तब तक हमारा तो काम नहीं चलेगा, राइट। सो देयर आर डिफरेंट वेज। हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोला कि आप हमें इतना टाइम तक, आप रिटर्न्स भरने के टाइम पर आप लास्ट डेट का वेट मत करो, पर उसने बोला लेकिन हमको सब जगह से कन्फर्मेशन आएगी तो ही हम आगे भरेंगे ना। ऐसा तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजीज होती है, राइट। दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, वही एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो गैप क्रिएट हो जाएगा। एक इंसान एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से बात ही नहीं कर रहा है तो हमें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, ये हो गया। लीडरशिप, अच्छा लीडर होगा तो बेटर गाइड करेगा, ख़राब लीडर होगा तो ख़राब गाइड करेगा। चैलेंजेस टू चेंजेस कि नोबडी वांट्स टू चेंज नाउ। एक इंसान जब कुछ काम करता रहता है तो उसको वही काम में ठीक लगता है कि मेरे को अब चेंज नहीं होना। जो बंदा किताब में अकाउंट्स बना रहा है उसको किताब ही अच्छी लग रही है, उसको लैपटॉप पे काम नहीं करना। तो however small the changes, people don't want to change, so that is one of the biggest problem। चैलेंजेस टू चेंज भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस हो उनको अडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही है। यही लिखना है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तुम कितना भी अच्छा आंसर लिख लो, उन्होंने देने 3 ही मार्क्स है 5 मार्क के क्वेश्चन में। उसके बाद तुम्हारा प्री इम्प्लीमेंटेशन एवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी, ये वो है कि ये ना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वो है कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आप, इट इज़ एडवाइजेबल। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन टाइप का है कि आप बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एक बार प्री स्क्रूटनी कर लो। जैसे अब मैंने सोचा कि 2 लाख, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना ली, 2 लाख लग जाएगा तो मेरा हो जाएगा, पर प्री इवैल्यूएट कर लो ना, क्या 2 लाख है मेरे पास, अगर लगा दिया तो मैं कैसे लगाऊंगी, बच के कितना कर सकती हूँ, अगर मैं 1-1 लाख दोनों जगह पर लगाऊँ तो क्या हो सकता है। दैट इज़ प्री इवैल्यूएशन। ठीक है, डन है। उसके बाद तुम्हारे है मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंजेस। स्ट्रैटेजिक चेंजेस मतलब ये जो लोग चेंज नहीं होना चाहते थे उनको चेंज करने के लिए हम कैसे वो करें, गाइड करें। तो वही पहला उनको एजुकेशन दो कि क्यों हम ऐसा आपको चेंज करने बोल रहे हैं, कम्युनिकेट करो, पार्टिसिपेट करवाओ, ऑब्टेनिंग कमिटमेंट कि ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे हम आपके लिए, वॉट एवर। लीडरशिप, बी द वन गोइंग फॉर द चेंज, ट्रेनिंग करो, बाकी नहीं मानते तो कोर्जन, निकाल देंगे जॉब से। डन। उसके बाद स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, लीडरशिप इज़ वही कि हाउ यू क्रिएट उनके मन में चेंज वाला, छोड़ो लीडरशिप एंड इट्स फॉर्म्स। आ जाओ टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। पहला ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वहाँ पे लिख लो या नहीं, वैसे तो लिखा हुआ अच्छा है, एक बार समझा देती हूँ मैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप कैसे होते हैं ना, जो लोग हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई ख़राब बात बोल रहे, पर सीधी बात बोल रहे हैं कि देख तुमको ना ये करना है, अगर तुम ऐसा करते हो ना तो हम तुम्हारी इतनी सैलरी बढ़ाएंगे, नहीं करते तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं, राइट। पर अगर तुम ऐसा करते हो तो ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, सब हमने तुम्हें सीधा सीधा बता दिया, ठीक है। तुम्हें लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, ये मैंने बोल दिया है, डन। तो दैट इज़ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। जो बात है, जो ट्रांजैक्शन है, जो चीज़ है वो सीधी सीधी बता दी, ऐसा करो, करते हैं अपने प्रॉपर, ऐसा मुझे कोई इधर उधर तुम्हें सपने नहीं दिखाने, राइट।
ये डन हो गया। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो एक बैलेंस बना के रखता है बिटवीन आपकी स्ट्रैटेजी, बिटवीन आपकी इम्प्लीमेंटेशन, बिटवीन एवरीथिंग, ठीक है, और सीधी बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कौन सा होता है? जो तुम्हें सपने दिखाता है कि अरे अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो फिर मैं आगे तुम्हें डिपार्टमेंट के मैनेजर के पोजीशन के लिए कंसिडर कर सकती हूँ, तुम ऐसा कर लो, तुम और भी लोगों को एनकरेज करो, बहुत अच्छा हो जाएगा, आई विल टॉक टू दी HR, यू कैन बी दिस, और मे बी यू कैन गेट अ कैबिन ऑफ योर ओन। सो अगर तुम ऐसा करते रहे तो 5 साल बाद तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो जो आपको नए नए सपने दिखा रहा है, विजन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल। बढ़िया, उसको लिखेंगे कैसे? मैं लिखवा देती हूँ सारा। उसके बाद तुम्हारा कैरिस्मेटिक लीडरशिप, जो लीड करता है बाय एग्जांपल, कि भाई ये बोलता है कि भाई ऐसे मैं कर रही हूँ ना, मेरे को देख, मैं भी कर रही हूँ, तू भी कर, ऐसा, ठीक है। ट्रांजैक्शनल में लिख लो, दे क्लियरली मत लिखो, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर्स, भी लिख लेती हूँ, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर्स who give clear goals to be achieved while creating a balance between strategic management and leadership। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या हुआ? जो ये वाला पीछे, मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंजेस, है ना। तो ये कि बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ कि मैंने तुम्हें बोल भी दिया कि तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और मेरी बात भी रह गई, तुम्हें मैंने एनकरेज भी कर दिया। तो यही है, देख, दे मेक सर्टन एंड एवरीवन अवेयर ऑफ द एक्सपेक्टेशन, तुम्हें प्रॉपर अवेयरनेस दे देते हैं, अवेयर कर देते हैं ऑफ द एक्सपेक्टेशन प्रोसेस। दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप बाय गॉजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इंस्पायरिंग देम टू डू बेटर, गुड परफॉर्मेंस दे विल गेट इंसेंटिव्स, ऐसा सब कुछ। डिसिप्लिन करेंगे, पुअर परफॉर्मेंस तो दे विल डिसिप्लिन्ड, राइट। ट्रांसफॉर्मेशनल, दे गिव पीपल नहीं विजन, पीपल नहीं एम्प्लॉय, give their employees such ideas and visions about, या अबाउट मत लिखो, अराउंड लिख लो, है ना, अराउंड देयर फ्यूचर टू एनकरेज देम टू वर्क बेटर। आया समझ? इजी है, पढ़ना एक बार पढ़ लेना। विजन टू डायरेक्ट एक्टिविटीज़ बिहेवियर, दे अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन विद पीपल विद इन इट, है। और अगला करिश्मेटिक, लीड बाय एग्जाम्पल लिख लो। डन है। लीड बाय एग्जांपल क्या होता है? लीड बाय एग्जाम्पल मतलब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें क्लास 10 बजे आना है, ठीक है, मैं ही अगर 10:30 बजे आ रही तो तुम आओगे 10 बजे? तुम नहीं आओगे। लीड बाय एग्जाम्पल इस कि तुम्हें मैंने 10 बुलाया तो मैं 9:45 आके बैठी हूँ, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं ये आ जाती है, हमें भी आना पड़ेगा। लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक। खुद करोगे करिश्मेटिक इसलिए कि भाई सब लोग चाम हो जाते हैं कि भाई क्या आदमी है, इसके जैसा बनना है हमें, राइट, दैट इज़ इट। आया। उसके बाद स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल्स, अगर अच्छा लीडर होगा तो उसको 6 एसेंशियल स्किल्स चाहिए। एंटिसिपेट मतलब अंदाज़ा लगा पाए, हाँ, नो व्हाट विल हैपन,
राइट, एंटिसिपेट कर सकता है चैलेंज, ही विल अंडरस्टैंड ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द चैलेंज, कि जो भी चैलेंज उसके सामने आ रहा है उसको समझे और प्रॉपर एक्शंस ले पाए। इंटरप्रेट मतलब एस्टिमेट करना एक तरीके से, द इफेक्ट ऑफ ईच स्टेप, कि मैं अगर ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा, वैसा। ठीक है, इंटरप्रेट। डिसाइड, ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ अ लीडर। अलाइन, अलाइन इन द सेंस सारे लोगों के गोल्स, सारे लोगों के ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ एक जगह पर एक साथ इकट्ठे हों। हाँ, लर्न यानी कि वही कि अगर कुछ गलत किया तो गेट लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। डन है, आ गया। अगला तुम्हारा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स में भी वही है सारे, बस एनालिटिकल स्किल्स, ये लीडरशिप स्किल्स थी, ये थिंकिंग स्किल्स थी। एनालिटिकल वही अंदाज़ा लगा सकते हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्लानिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, है लीडरशिप की। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ लीडर ही है ये, बस है, अलग से पता नहीं। अब ई बिजनेस स्ट्रैटेजी, ई बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हाँ, तो ई बिजनेस इज नथिंग बट इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, राइट। तो ई बिजनेस इज इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस, और ई बिजनेस स्ट्रैटेजी विल बी देन हाउ टू इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। और कुछ नहीं है ना, बात तो इतनी सी ही है। तो हम हर तरफ से ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ई बिज़नेस अच्छा तो है, पर ई बिज़नेस को अगर आपको लाना है तो आप कैसे लाओगे। ठीक है, कहाँ पर किस सेगमेंट में ला सकते हो, किस सेगमेंट में नहीं ला सकते हो। अब फॉर एग्जांपल तुम मुझे जैसे फ़ीस देते हो, अब तुम 5-6 बच्चे हो तो मुझे पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसके इतने पैसे आ गए, इसके इतने नहीं आए, मैं अपना लिख लेती हूँ, या तुम जीपे में दिए हो तो फिर मैं उसमें नोट डाउन कर लूँगी या डायरी में लिख लूँगी, चल जाएगा। अब यहीं पर अगर मेरे पास 50 बच्चे हुए तो मुझे याद नहीं रहेगा, राइट। उस टाइम पे अगर मेरे पास 50 बच्चे थे तो उतनी मेरी इनकम भी होगी कि मेरे को प्रॉपरली बिल्स मेंटेन भी करने चाहिए। तो रैदर देन राइटिंग इट, और यू शुड ऑल्सो गेट अ रिसिप्ट कि भाई हाँ अभी तो हमारा भरोसे पे ही काम चल रहा है, अब मैं मना कर दूँ नहीं इसने नहीं दिए मुझे पैसे, क्या कर लोगे तुम, राइट। तो इस वक्त हमारा वैसे, पर अगर 50 बच्चे होंगे तो उनको मेरे को कोई रिसिप्ट भी देनी चाहिए। अब वो रिसिप्ट में हाँ तुम्हारा पैसा आ गया ऐसे ऐसे करके वो पर्ची बना के दे रही हूँ किराने की दुकान जैसी, वो भी नहीं चलेगा। तो मैंने क्या सोचा कि अच्छा ठीक है बाकी सब ठीक है, ऐसा करती हूँ मैं अपने फीस वाले के लिए ई बिज़नेस ई टेक्नोलॉजी लेकर आती हूँ। कैसे लेकर आ रही हूँ, तुम जो भी मुझे पैसे दोगे उसका डेटा इनपुट किया जाएगा, उस हिसाब से एक ऑटोमेटेड रिसिप्ट बनेगी, और उस रिसिप्ट के हिसाब से यू विल ऑल्सो हैव अ प्रूफ एंड आई ऑल्सो विल मेक अ प्रॉपर अकाउंट कि भाई मेरा कितना पैसा आ गया, कितना रहता है, कितनी इनकम हुई है मेरी इस महीने, एक्सेट्रा, राइट। तो ई बिजनेस इज नथिंग बट इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी। अब यू कैन इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, ज़रूरी नहीं है सब जगह पर ही बिजनेस आ जाए, सब जगह पर ही टेक्नोलॉजी आ जाए, राइट। अब मैंने फीस में टेक्नोलॉजी ले आई, मैं टीचिंग में टेक्नोलॉजी थोड़ी ला सकती हूँ। मैं तुम्हें बोली तुम बैठो तुम्हारा लैपटॉप पे लेक्चर चल रहा है, अरे फिर तुम आए क्यों उधर, राइट। तो हर बिजनेस का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग एरिया होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ सकती है। ठीक है, एक जब जैसे टेक्नोलॉजी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी है, हमने टीचिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं अब तक सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर, राइट। तो बस वही है। अब ई बिजनेस स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क इज नथिंग बट यू डिसाइड कि हाउ टू फ्रेम द स्ट्रैटेजी और हाउ टू इम्प्लीमेंट, वही वो लेकर आए टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो पहला, वेयर डू वी एज अ कंपनी वांट टू कम्पीट, मतलब द सेगमेंट यू वांट टू अप्रोच, वहाँ पे लिख लो द सेगमेंट यू वांट टू अप्रोच, यू विश टू अप्रोच। रिकॉर्ड हो तो रही है ना ये, हाँ मेरे को लगा अब तक रिकॉर्ड ही नहीं हुए। हाँ, द सेगमेंट यू विश टू अप्रोच इज, जैसे फीस वाला था, डन है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डू वी वांट टू क्रिएट, उसमें क्या क्या उस सेगमेंट में क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, मतलब वो जो सेगमेंट में तुम आए हो उस सेगमेंट्स में टेक्नोलॉजी लाने से कस्टमर का क्या फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो हाउ डज द सेगमेंट क्रिएट वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स, ऐसा कर लो।
हाँ, हाउ डज द सेगमेंट, चोजन सेगमेंट, जो तुम सेगमेंट में टेक्नोलॉजी लिख रहा है, हाउ डज द चोजन सेगमेंट या सेगमेंट क्रिएट वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स। ठीक है, तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ, अब मैं फ़ीस अगर उसमें ले आई तो तुम्हारा क्या फ़ायदा है कि तुम्हारे पास भी एक प्रॉपर रिसिप्ट रहती है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रहता है, तुम कल को ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि मेरे कितने पैसे बचते हैं या क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके अलावा व्हाट शुड वी सेटअप एज एंड ऑर्गेनाइज आवर कंपनी टू डिलीवर द डिजायर्ड वैल्यू, मतलब हाउ टू इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, ये सारे अबव द 3 एरियाज इंटरलिंक्ड, एक आंसर होगा तो दूसरा भी आंसर होगा ही, सारे क्वेश्चन आपस में लिंक्ड हैं। राइट, अब उन्होंने ये फैक्टर्स में ना, पहला क्वेश्चन है जो वेयर डू वी वांट टू कम्पीट एक्सेट्रा, तो वेयर डू वी वांट टू कम्पीट के उन्होंने बोला कि ये 3 फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को। समझे, तो ये पहला मैक्रो एनवायरनमेंट, तुम्हारा लॉज कंप्लाइंसेस की भी क्या चल रहा है, तुम्हारा कैसे तुम्हें काम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अगर तुम्हें जवाब देना है तो उस जवाब में ये वाले फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट हेल्प अस टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड कि क्या चल रहा है। मैं टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हूँ कि मेरे को तो नहीं चाहिए भाई ऑनलाइन क्लासेस, राइट, मैं तो ऐसे इस एरिया में एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहती, पर आजकल ऑनलाइन का ही ज़माना है, लोग ऑनलाइन क्लासेस अपने घर पे बैठकर देखने में कंफर्ट में अच्छा लगता है उनको। तो वही मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, उसके अलावा और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है मेरा, कंपनीज कैसी हैं आजकल, क्या चल रहा है मार्केट में, किस हिसाब से काम हो रहा है। राइट, एंड देन यू हैव मार्केट, मार्केट इज़ कि मेरी चोजन मार्केट कौन सी है, मेरे मार्केट है मेरे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स आजकल न्यूज़पेपर पे नहीं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। राइट, तो हाउ विल आई अप्रोच देम ऐसा। ठीक है, किस सेगमेंट पे आप जा रहे हो उससे ये जवाब आते हैं, मतलब बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है ये। एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और ये सब, और बाद में तुम्हारा वैल्यू जनरेशन वाला जो है नेक्स्ट, उसी में मार्केट के बाद सेकंड क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखो जो वैल्यू जनरेशन है। तो वैल्यू जनरेशन को समझने के लिए तुम्हारे 2 चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी ऑप्शन फॉर वैल्यू क्रिएशन, वहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिस्टिंक्शन। मिला, कॉस्ट लीडरशिप मतलब ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें जो लोगों का 10 रुपये का खर्चा तुम्हारा खाली 8 रुपये का आ रहा है। कॉस्ट लीडर्स बन जाओ तुम, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करो, जितनी कम कॉस्ट होगी उतने तुम कम प्राइजेस रख पाओगे, जितने कम प्राइजेस लोगों को मिलेंगे कि भाई हाँ ये तो कम में मिलता है, सेम चीज़ है कम में मिलती है, क्यों, बढ़िया तो खरीद लेंगे। राइट, तो कॉस्ट लीडरशिप एक चीज़, या तो ये हो सकती है, दूसरा डिस्टिंक्शन कर सकते हो कि भाई मेरे को कॉस्ट लीडर नहीं बनना, पर मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊँ कि लोग महंगा भी खरीदें, दैट इज़ डिस्टिंक्शन, कि मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बने। आया समझ, करेक्ट, तो कॉस्ट लीडर्स एंड डिस्टिंक्शन डन। अब हाउ टू इम्प्लीमेंट का आंसर ये है, द थर्ड सेक्शन नेक्स्ट पैराग्राफ में मिला। हाउ टू इम्प्लीमेंट में 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज, वर्टिकल बाउंड्रीज, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे साथ वाले कौन है, मैं मेरी कंपनी में अगर काम हो रहा है, मेरी एसोसिएट्स की हो गई, मेरे साथ के कॉम्पिटिटर्स हो गए एक्सेट्रा। वर्टिकल यानी कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे सप्लायर्स, मेरे रिटेलर्स, मेरे कस्टमर्स, ऊपर नीचे कौन है। राइट, और लास्टली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर कौन कौन है। ठीक, तो वही नोइंग द स्केल, वही सेम लिखे हुए हैं, वर्टिकल वर्टिकल ये सब, नॉट अमाउंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाओ अभी। अब है ना, इन्होंने 3 पॉइंट्स जो रखे हुए हैं ना, ये 3 उन्होंने ना बस एक चीज़ ऐसी है जो डाल दी है किताब में तुम्हारे, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे इसकी, तुम्हें सिर्फ समझना है कि है क्या। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होता क्या है कि आर्टिफिशियल है और इंटेलिजेंट है, मतलब इट हैज़ ऑल द ब्रेन्स, राइट, फीलिंग्स तो नहीं है उसके अंदर। हम अब जब एआई आ ही गया है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसको, प्रॉम्प्ट है, ये है, वो अलग अलग बोलते कि ऐसा करो ये हो जाएगा, ऐसा करो वो हो जाएगा। राइट, तो हाउ इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प, हाउ डज़ इट हेल्प यू टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट, तो हाउ डज़ इट हेल्प यू इन द स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला ये फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो खाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, फील्ड डेवलपिंग, कंप्यूटर, रोबोट, ब्ला ब्ला ब्ला, बढ़िया। और हाँ चलेगा, नेक्स्ट 9 एरियाज फॉर डेवलपिंग एआई बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसमें लिखो, ये मिसलीडिंग सी हेडिंग है, हाउ कैन एआई हेल्प टू क्रिएट अ बिजनेस स्ट्रैटेजी।
Implement the strategy. How can AI help to create? Create. Artificial intelligence. अब पहला उन्होंने क्या बोला कि आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी है, तो एआई ऐसे ही आपको अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना के देगा। सेकंड लाइन में लिखा है कि आप उसको बिग पिक्चर बताओ, अपने गोल्स बताओ क्या है, तो उस हिसाब से वो बेटर स्ट्रैटेजी बना के देगा, राइट। सेकंड, स्ट्रैटेजिक एआई प्रायोरिटीज़। अब जब तुम कोई काम सोचते हो तो तुम्हें 10 काम आते हैं दिमाग में, पर तुम्हें ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रायोरिटाइज करके देगा कि पहले ये कर ले फिर वो कर ले, ठीक है। सिर्फ हेडिंग ये सब कट कर दो, चलेगा। फिर शॉर्ट टर्म एआई अडॉप्शन प्रायोरिटीज़, शॉर्ट टर्म में क्या ज़रूरत है, फटाफट अभी क्या ध्यान दे दो ताकि लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। डेटा स्ट्रैटेजी, तुम बहुत सारा उसको डेटा दोगे, वो प्रॉम्प्ट डाल के प्रॉपरली उसको बना के देगा। एथिकल एंड लीगल इश्यूज़, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, द आइडिया ऑफ सुपर इंटेलिजेंस इट देयरफॉर क्रूशियल दैट यू अप्लाई एआई इन अ वे दैट इज एथिकल एंड अबव द बोर्ड। ये कि एआई को एथिकली यूज इट एथिकली, यूज इट एथिकली मतलब इसको लीगली एथिकली यूज़ करो, ऐसा गलत यूज़ मत। Used ethically. हाँ, ठीक है। हाउ हियर यू आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन यू हैव मेड सो फार, व्हाट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू अचीव। वही क्या टाइप की टेक्नोलॉजी तुम्हारे काम की है, तो टेक्नोलॉजी तो अलग अलग होती है ना, तो टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ गई, बाकी चलेगा। कितने पॉइंट्स करने हैं, स्किल कैपेसिटी इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। अब नेक्स्ट है फिनटेक। फिनटेक मतलब लिख लो, व्हेन फाइनेंशियल, एक सेकेंड, ये एग्जांपल है कि फिनटेक कोई चीज़ है ये। अब आगे मतलब तीन टाइप के है ना, तो मैं एक एआई है, एक फिनटेक है और एक और चीज़ है। ज़्यादा नहीं करना, जितना जितना मैं बोल रही हूँ बस। फिनटेक लिखो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन योर, फिनटेक में लिखो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज़ फिन और टेक। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज कर रहे हो। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी एनीथिंग, अरे सिंपल बैंक पेमेंट, इंश्योरेंस, फालतू, इतना है ही नहीं वो लंबा जितना तुम सोच रहे हो। स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो इसका, फिनटेक वाले का, बाकी कट कर दो। फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लिया। अभी देयर आर मोस्ट एक्टिव एरियाज ऑफ फिनटेक। क्रिप्टो करेंसी आ गई आजकल, डिजिटल कैश आ गया है, तुम ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाते हो जो ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन साइन होते हैं, ऑनलाइन चले जाते हैं, राइट। इंश्योर टेक कर लो, फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लो क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड नहीं रहने दो, थर्ड पॉइंट मार्क कर लो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेंस, इंश्योर टेक मार्क कर लो। ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीद सकते हैं ना हम लोग आजकल, सुना ना कई बार, खरीद लो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी ठुक गई तो फ़ोटो खींच के भेज दो, बस। हाँ बस। फिर उसके बाद तुम्हारा रेगटेक इज़ रजिस्ट्रेशन और ये सब में, रजिस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजीज़। फिर तुम्हारा लास्ट वाला मार्क कर लो फ्रॉड डिटेक्शन, बहुत है इजी, ठीक है। देन यू हैव फिनटेक यूज़र्स। वहाँ पे लिख लो, नीड एंड स्कोप लिख लो वहाँ पर। फिनटेक कहाँ यूज़ होता है, B2B में होता है, बिजनेस क्लाइंट्स के लिए होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए होता है, कंज्यूमर्स के लिए होता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाओ, रेगुलेशन एंड फिनटेक। रेगुलेशन फिनटेक अभी क्या है ना कि अभी ये नया चीज़ है, तो हाईली रेगुलेटेड, मतलब मोस्ट हेविली रेगुलेटेड सेक्टर चल रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम्स ये सब बहुत कुछ होता है। नॉर्मली अभी हम कितना बोलते हैं OTP पूछने नहीं बताना किसी को, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तुम फाइनेंस में तो ले आए, पर लोगों को पता नहीं है अभी भी कुछ भी, तो पीपल गेट हैक्ड, पीपल ट्रांसफ़र मनी विदाउट नोइंग, तो इट इज़ अ जनरल टॉपिक विच इज़ फॉर अ रीड कॉन्सेप्ट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाओ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, थोड़ा सा समझ लो, इतना औखा नहीं है, बस समझ लो। हम ऐसा समझ के रख कि ना मेरे पास अब मेरा ये लैपटॉप है, जिस लैपटॉप में मेरा सारा डेटा है, ठीक है। सारा डेटा इन द सेंस कि मेरे सारे लेक्चर्स वहाँ पर हैं, मेरे सारे नोट्स वहाँ पर हैं, मेरे सारे टेस्ट पेपर्स वहाँ पर है, मैं अपना पूरा क्या कैसे सिस्टम बना रही हूँ, सब कुछ मेरा वहाँ पर है। और अगर ये लैपटॉप वाहिगुरु ना करे ख़राब हो गया तो मेरा सारा डेटा चला जाएगा, राइट। प्रॉब्लम है अब, है ना, ये तो एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है अभी भी,
ऐसे बड़ी कंपनीज के साथ तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी, राइट। उनका भी एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उनके पास पूरे फाइनेंशियल डेटा, उनका टैग्स, उनके पास कोई पेटेंट्स होंगे, सब कुछ होएगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोर किया होएगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, राइट, किसी कंप्यूटर में, किसी में, राइट। तभी एकदम बेसिक समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि ना अगर वो इस एक कंप्यूटर में अगर मैंने सारा डेटा सेंट्रलाइज करके डाल दिया और वो कंप्यूटर कहीं गलती से ख़राब, छोड़ो हैक हो गया तो क्या होगा। ख़राब तो फिर भी चल जाएगा, हैक हो गया तो फिर कोई बंदा वो रैंसमवेयर ये वो कितना कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम, राइट। तो हमें ना आप कुछ करना चाहते हैं ऐसा कि भाई प्रॉब्लम ना हो ऐसी वाली हमें, ठीक है। अब उसके तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने सोचा। ब्लॉकचेन में हमने ना पहली एक चीज़ सोची, क्या पता है तुमने व्हाट्सएप में देखा, योर मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। ये इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि कोई और बंदा इसको पढ़ नहीं पाएगा, राइट। यू कैन रीड इट बट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर फोन इज सच दैट वो सिम्बल्स ये वो बने हुए अगर किसी और के पास गया या किसी ने उसको हैक करने की कोशिश की तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी आपको एक हेल्प मिलती है इनक्रिप्शन की, ठीक है। दूसरी हेल्प आपको क्या मिलती है ना कि यार डिसेंट्रलाइज करने की, कि आप सारा डेटा एक जगह पर मत रखो, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़, ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो भी कंप्यूटर में डेटा बनाया हुआ है ना, एक कंप्यूटर में कुछ डेटा है, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया एक ब्लॉक। फिर दूसरे कंप्यूटर में बाकी डेटा है एक ब्लॉक, दूसरे कंप्यूटर में बाकी डेटा है एक ब्लॉक। तो आपने क्या कम कर दिया, इन्फॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, पर आपको डेटा फिर भी लिंक करके एक जगह पर चाहिए और एक जगह पर लाओगे फिर हैक होने का डर है, तो उसको हमने क्या किया, इनक्रिप्ट कर दिया, राइट। तो ब्लॉकचेन फैसिलिटी प्रोवाइड्स यू विद इनक्रिप्शन नंबर 1 सब जगह पर, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स यू विद डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ चेन। तो ब्लॉक चेन आया समझ प्रॉपरली, ठीक है। हिंदी में एक बार मतलब हाँ हाँ लिख ले। हाँ, इसको ना पहले तो तुम ऐसे मार्क करो, ब्लॉकचेन में 2 एरोज बना लो। पहला, ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी होता है, क्रिप्टो स्पेल क्या होती है? CRYPTO CRYPTO GRAPHY, CRYPTO GRY क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। उसमें लिख दे, वहाँ पे लिख दे डाटा स्टोर्ड इन एनक्रिप्ट फॉर्मेट, एनक्रिप्टेड फॉर्म, ENCRIPTED, डाटा स्टोर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। ये समझ में आ गया। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, उसमें लिख दो डाटा स्टोर्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर्स, इन वेरियस कंप्यूटर डिफरेंट चलेगा, वेरियस भी लिख दे, सही है, तेरी बात है, तो दोनों पॉइंट्स ठीक है, ठीक है। अब लिख लो इसमें डाटा इन वन कंप्यूटर इज कॉल्ड अ ब्लॉक, डाटा स्टोर्ड इन वन कंप्यूटर इज कॉल्ड अ ब्लॉक, ठीक है। अब इसको हम लिंक करते हैं टू क्रिएट अ चेन, है ना, विच इज़ लिंक्ड विद अदर ब्लॉक्स, विच इज़ लिंक्ड विद अदर ब्लॉक्स। मैं भी लिख लेती हूँ यार, अच्छा बोल रही हूँ मैं। डाटा स्टोर्ड इन वन कंप्यूटर इज अ ब्लॉक विच इज लिंक्ड विद अदर ब्लॉक्स to create a chain, to create a chain, this is called as blockchain। आया, छोटे 3 pillars of blockchain। पहला डिसेंट्रलाइजेशन, तो मैं समझा दिया, ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्राइवेसी देता है, ऐसा है पॉइंट, उल्टा, इंस्क्रिप्शन काइंड ऑफ। हाँ हाँ, तो नॉट ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड्स प्राइवेसी, बढ़िया। और इम्यूटेबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, जो आपने एक बार इंफॉर्मेशन ब्लॉक के हिसाब से किसी कंप्यूटर में स्टोर हो गई है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, कोई और बंदा तुम्हारे मर्जी की बिना उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, ख़त्म। देखो मैंने बना लिया पहले, तूने पहले पढ़ा होगा ना, कल परसों पढ़ रही थी।
वाहेगुरु।